हिंद दोस्तों हम लोग कक्षा 7 के इतिहास की बुक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहले चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज हम लोग इस बुक के दूसरे चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नए राजा और उनके राज्य। ठीक है, हम देखेंगे इसमें नए राजा और उनके राज्य को। तो दोस्तों, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का यहाँ पर उदय हुआ। ठीक है, जब हर्ष के राज्य का विघटन होता है, वर्धन वंश का, ठीक है, तो उसके बाद कई राजवंशों का यहाँ पर उदय होता है। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जितने भी राजवंश हैं, उन सभी को इस मैप में दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये दिल्ली, इंद्रप्रस्थ जो है, यहाँ पर चहमान थे। ये गुर्जर प्रतिहार यहाँ पर शासन कर रहे हैं राजस्थान के एरिया में। ठीक है, फिर यहाँ पे तमिलनाडु के एरिया में चोल है। ये देखिए केरल के इलाके में चेर है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो है कि बिहार के एरिया में पाल है। तो ऐसे ही ये बनारस, चंदेल। तो ये तमाम राजवंश जो है कि इस मैप में दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये कहाँ कहाँ पर शासन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि नए राजवंशों का जो उदय होता है वो कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों, 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरकार अस्तित्व में आ चुके थे। ठीक है, यहाँ पर होता क्या था कि जो राजा होता था, जो क्षेत्र विजित करता था, वहां पर अपने एक प्रतिनिधि को बैठाता था। ठीक है, और उस प्रतिनिधि के माध्यम से वह वहां से कर को प्राप्त करता था। ठीक है, तो जो वह प्रतिनिधि होता था, जो राजा को कर भेजता था, वह विभिन्न प्रकार के उपहारों को संग्रहित करके बड़े बड़े उपहार राजा को देता था, भेंट स्वरूप। तो इससे प्रसन्न होकर के राजा उसको महासामंत या महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान करता था। कभी कभी ये सामंत स्वयं ही इन उपाधियों को ग्रहण करते थे। ठीक है, लेकिन जब यही मातहत या जो सामंत होते थे, जब प्रभुत्वशाली हो जाते थे, ठीक है, और केंद्र में बैठा जो शासक होता था यह कमजोर हो जाता था। ठीक है, तो यह अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते थे और आधिपत्य से मुक्त हो जाते थे। ठीक है, उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं दोस्तों कि दक्कन में राष्ट्रकूटों का जो उदय हुआ, ये क्या था? राष्ट्रकूट जो थे यह कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। ठीक है, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। यह जो है 8वीं सदी के मध्य में, ठीक है, राष्ट्रकूटों का जो प्रधान हुआ वह दंतीदुर्ग क्या किया? यह प्रभुत्वशाली हो गया और इसने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, उसके बाद चालुक्य स्वामी को इसने पराजित किया और हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया। ठीक है, और उसमें इन शासकों को बुलाया, द्वारपाल बनाया और इन सभी शासकों को इसका प्रभुत्व मानना पड़ा। ठीक है, यहां पर होता क्या होता था कि जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में लोग यज्ञ करके क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि यहां पर देखिए, उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम वंश जो है यह ब्राह्मण वंश था, जो जिसका शासक मयूर शर्मण था, और गुर्जर प्रतिहार जो था इसका हरिश्चंद्र जो थे वह ब्राह्मण थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर, ठीक है, शस्त्र को अपनाया, शास्त्र को छोड़कर के शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य का सफलतापूर्वक स्थापन किया। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, बहुत ही प्यारा चित्र है। यह एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र है, जिसमें
नरसिंह अवतार में भगवान नरसिंह विराजमान है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये पुरुष के रूप में दिखाए गए हैं और ये राष्ट्रकूट काल की कृति है, महत्वपूर्ण राष्ट्रकूट काल की कृति है, ठीक है। हम देखते हैं राज्यों में प्रशासन कैसे होता था। तो इन राजाओं ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ऐसे तमाम उपाधियां ग्रहण करते थे, ठीक है। पृथ्वी वल्लभ, बड़े बड़े उपाधियों का ये लोग ग्रहण करते थे, ठीक है। लेकिन इन दावों के बावजूद वे अपने सामंतों, किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ जो है कि साझेदारी करते थे सत्ता में, और एक सामंजस्य बैठा करके चलते थे, ठीक है। यहां पर क्या किया जाता था, राजाओं के द्वारा किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किया जाता था और उनको इसके लिए बाध्य किया जाता था कि वह अपना एक हिस्सा, जो भी संसाधन वो इकट्ठा करे, उनमें से एक हिस्सा राज्य को कर के रूप में दे दें, ठीक है। पहले उनसे प्रेम से लिया जाता था, यदि वह नहीं मानते थे तो उनके लिए बाध्य भी किया जाता था, ठीक है। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर भी वसूल लिया जाता था। राजस्व जो है वह व्यापारियों से भी लिया जाता था। यहां पर हम देखते हैं कि चोल वंश के अभिलेख में, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेख में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं, ठीक है। 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। इनमें सबसे उल्लिखित कर जो था वह वेट्टी था। वेट्टी जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। अब आपसे कोई पूछे कि वेट्टी क्या था, तो दोस्तों वेट्टी जो है यह जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर था। किस राजवंश में, तो चोल राजवंश में, ठीक है। यह जबरन श्रम कराया जाता था या कदमाई यानी भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था, ठीक है। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों कितना ज्यादा कर लिया जाता था उस समय, ये देखिए। मकान पर छाजन डालने के लिए भी कर चाहिए था, खजूर या ताड़ पेड़ चढ़ने के लिए भी कर देना होता था, ठीक है। तो उस काल की अपेक्षा आज तो कुछ भी नहीं लिया जाता है, ठीक है। वहां पे बहुत सारा कर लिया जाता था। अब यहां पर है क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं, तो ये आप अध्ययन करिए, ठीक है। ये संसाधन जो लोगों से कर लिए जाते थे, यह व्यवस्था का वित्तीय आधार बनता था। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। तो यह क्या है, जो वित्त यहां से कर वसूले जाते थे, उन करों के माध्यम से क्या किया जाता था, तो मंदिरों और दुर्गों का निर्माण किया जाता था। युद्धों में लड़ने के लिए भी इन संसाधनों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा राज्य में कोई अच्छे कार्य किए जाते थे तो वो भी जो है इन्हीं संसाधनों से होता था। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों से ही की जाती थी। क्यों, क्योंकि यदि प्रभावशाली नहीं होगा तो वह राजस्व क्या वसूल करेगा, ठीक है। और यह प्रायः वंशानुगत होता था। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। क्या होता था कि जो भी भूमि अनुदान किए जाते थे या कुछ भी होता था, उसके लिए प्रशस्तियों में ये सारे ब्यौरे दे दिए जाते थे। यह शब्दशः सत्य नहीं होते। क्यों, क्योंकि राजा महाराजा जो है वह खुद को महान साबित करने के लिए प्रशस्तियों की रचना करवाते थे, ठीक है। और अपने बारे में जितना हो सके बढ़ा चढ़ा करके वो लिखवाते थे। मिसाल के लिए, सुरवीर
और विजयी योद्धा के रूप में वो लोग अपने को हमेशा अंकित करवाते थे। ठीक है, और यह क्या है कि ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी और ये अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। ठीक है, हम देखते हैं कि नागभट्ट की उपलब्धियां हम देखते हैं यहाँ पर कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। जैसे हम लोगों ने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में देखा है। ठीक है, संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव यानी सिंध, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग यानी उड़ीसा का एक हिस्सा इस राजा के आगे सभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। ठीक है, ये कितने बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है कि नागभट्ट जब राजकुमार ही थे तभी जो है कि आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग का एरिया जो था उनके जो राजा थे इनके आगे धराशायी हो गए। ठीक है, उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रा युद्ध को विजित किया तथा बंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्थ यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात यानी बनवासी वाला हिस्सा, तुरुस्क यानी तुर्क, वत्स और मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य के राजाओं को पराजित किया। ठीक है, इस अभिलेख में उल्लिखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र 1 में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे, यानी ये जो पहला मानचित्र हम लोगों ने देखा था इसमें यह ढूंढने को कह रहे हैं, देखने को कह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। राजा लोग प्रायः भूमि ब्राह्मणों को अनुदान में देते थे, पुरस्कार के रूप में देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। ठीक है, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। यहां पर एक जो है कि ताम्रपत्र दिखाया गया है कि आप समझ सके कि ताम्रपत्रों पर कैसे लिखा जाता था। तो ये आप देख रहे हैं कि ताम्रपत्रों पर कैसे खुदाई किया गया है, खुद करके लिखा गया है। ठीक है, और इसमें एक मुहर भी लगी हुई है जो यह बता रही है कि ये जो है कि राजसी मुहर है और ये राजसी पत्र है, ताम्रपत्र है। ठीक है, भूमि के साथ क्या क्या दिए जाते थे ये देखते हैं। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर क्या क्या दिए जाते थे। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। ठीक है, मतलब कहाँ से कहाँ की भूमि दी जा रही है इसके लिए क्या किए जाते थे, तो मिट्टी की मेड़ बना दिए जाते थे, कांटेदार झाड़ियां लगा दिए जाते थे ताकि सीमाओं को चिन्हित किया जाए। इस भूमि पर ये चीजें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीनें। ठीक है, और मधुमक्खियों के छत्ते, मछलियों के तालाब, गहरी झीलें, ये तमाम प्रकार के चीजों का वर्णन मिलता है। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। इन तमाम चीजों को देने का मतलब क्या है कि जो भूमि राजा के द्वारा दी गई है तो उनमें ये जितने भी चीज हैं यहाँ पर यदि ये उपजते हैं, ठीक है, तो उनमें ये जिनको जमीन दी गई है उन्हीं का हिस्सा है, इसमें कोई भी कर नहीं देना है। ठीक है, वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। ठीक है, पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। ठीक है,
तो इस अभिलेख के माध्यम से, इस लेख के माध्यम से आपको ज्ञात हो गया होगा कि जो भूमि अनुदान में दिए जाते थे, तो अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता मिलती थी। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। यह कौन सा है? तो कल्हड़ नाम का एक रचनाकार द्वारा रचा गया राज तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी में इन्होंने प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक के जितने भी राजवंश ने कश्मीर पे शासन किया, उन सभी का इन्होंने जिक्र किया है, उन सभी का लगभग लगभग इतिहास लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, इसमें इन्होंने शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। ठीक है, प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाते हैं, और यह 12वीं सदी का एक असाधारण ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि तब तक भारत में इतिहास लिखने की जो परंपरा थी वह आज की तरह नहीं थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल आज की तरह जो मानक इतिहास के होते हैं उन सभी मानकों का इस्तेमाल किया, और इन मानकों पे इनके ग्रंथ खरे उतरते हैं उस समय के तरह। ठीक है, उस समय पर धन के लिए युद्ध, देखिए युद्ध क्यों होता था, इसमें यह बताया जा रहा है कि प्रत्येक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। ठीक है, लेकिन वह हमेशा दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहते थे। क्यों नियंत्रण करना चाहते थे? क्योंकि यहां से धन की प्राप्ति होगी। एक विशेष क्षेत्र गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। ठीक है, देखिए क्या होता था, ये जो है कि यहां पर कौन था? गुर्जर प्रतिहार, फिर राष्ट्रकूट और फिर पाल। ठीक है, ये दोनों में आपस में भिड़ते थे, गुर्जर प्रतिहार और पाल। ठीक है, और राष्ट्रकूट आकर इंटरफेयर करते थे और वह इनको पराजित करते थे और फिर इनको पराजित करते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश इनके राज्य में फिर कलह होता था और यहां से ये धन लूटते थे। यहाँ पर आक्रमण करने के पीछे क्षेत्र का अधिकार न होकर के धन की उगाही करना था, और यहां से ये धन वसूल करके फिर अपने राज्य को वापस चले जाते थे। ठीक है, तो ये जो है कि त्रिगुट युद्ध होता रहता था। इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा गया। ठीक है, यह त्रिपक्षीय संघर्ष था और इसमें कई शासक जो है कि सम्मिलित होते हैं, और यहाँ पर हमेशा जो है कि यह युद्ध चलता रहता है। कभी पाल जीतता है तो कभी प्रतिहार जीतता है, और राष्ट्रकूट आकर के इन सभी को पराजित कर देता है। ठीक है, आगे हम इनके बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। यहां पर शासकों ने अपने सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया और बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण भी करवाया। ठीक है, इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। क्यों? क्योंकि मंदिर जो थे यह जो है कि धनों का एक भंडार भी होता था, इसके अलावा राजाओं का कीर्तिमान होता था। तो इसीलिए जो भी शासक होते थे वह मंदिरों को निशाना बनाते थे, और यह बहुत संपन्न होने के कारण ही जो है यहाँ पर अक्सर विदेशी शासक आकर आक्रमण करते और मंदिरों को तोड़ते फोड़ते, जिसमें एक प्रसिद्ध नाम मिलता है महमूद गजनवी। ठीक है, सुल्तान महमूद गजनवी, इसका आक्रमण बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, और यह बहुत ही क्रूर और आतताई शासक था जो 997 से 1030 ईस्वी तक शासन किया, और इसने अपने राज्य का विस्तार मध्य एशिया के भाग, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग प्रत्येक वर्ष इस भारत उपमहाद्वीप पर हमला करता था और संपन्न मंदिरों को लूटता था। ठीक है, उनके धन संपदाओं का जो है कि हरण करता, अपहरण करता और अपने देश को वापस लौट जाता था। इसमें सबसे प्रसिद्ध इसका जो आक्रमण था वह गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था।
सोमनाथ मंदिर को इसने कई बार लूटा और मंदिर को ध्वस्त कर दिया, और मंदिर को ध्वस्त करने के पश्चात इसके कई हिस्सों को वह लेकर के अपने देश में गया और मस्जिद में जड़वाया उसके भाग को। ठीक है। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। यह जो है कि इतिहास के प्रति भी अपने यहाँ दरबारी इतिहासकारों को रखता था और इनके द्वारा उन सभी चीजों को जानने का प्रयास करता था और उनका लेखा जोखा रखने का प्रयास करता था। ठीक है। इसके साथ अलबरूनी नामक एक विद्वान था जिसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया और उसने किताब उल हिंद की रचना की। यह आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य कर रहा है, और इसे तैयार करने के लिए अलबरूनी ने संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लिया। ठीक है। संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान प्रमुख थे। युद्ध करने में चाहमान भी प्रमुख थे, जो चौहान के रूप में जाने जाते हैं। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे और पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वह कौन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192। इन्होंने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में यह उसके हाथों पराजित हो गए। ठीक है। यह जो है कि सुल्तान मोहम्मद गोरी को पहली बार पराजित करते हैं 1191 ईस्वी में, और 1192 ईस्वी में यह पराजित हो जाते हैं। कौन से युद्ध में? तो तराइन के युद्ध में। तराइन के युद्ध में 1192 का प्रथम तराइन का युद्ध और 1191 प्रथम तराइन युद्ध और 1192 द्वितीय तराइन युद्ध में। अब हम इन राज्यों में सबसे करीब से जिनको देखने जा रहे हैं, यह चोल राजवंश है। ठीक है। चोल राजवंश को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, चोल थे कहां पर? तो ये देखिए, ये तमिलनाडु के इलाके में चोल थे, और इनको जो है उरयूर से तंजौर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? तो कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। मैंने आपको पीछे बताया कि जो शासक होते थे उनके कई मातहत होते थे। ठीक है। कई मातहत यानी सामंत होते थे, और इन सामंतों के द्वारा शासक जो है एक क्षेत्र पर शासन करता था, और इन्हीं सामंतों, ये जब सामंत मजबूत होते थे तो यह शासक का अधीनता मानना छोड़ देते थे। ठीक है। अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। तो इन्हीं में से एक चोल भी थे। यह कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के सामंत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने इनको स्वतंत्रता दिलवाया, और 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर इसने कब्जा कर लिया, और वहां पर तंजौर शहर का निर्माण किया, तंजौर शहर को बसाया, और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। ठीक है। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। ठीक है। धीरे धीरे विजयालय का जो राज्य था वह उसका क्षेत्रफल और उसके शक्ति का भी विस्तार होते चला गया। यह दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके
इस राज्य का हिस्सा बन गया। इसने इन राज्यों को पराजित किया और इनके कई हिस्सों को अपने राज्य में शामिल कर लिया। इस राजवंश का पहला सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था वह राजराज प्रथम था। यह सबसे शक्तिशाली चोल शासक था जिसने जो 985 ईस्वी में शासक बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया और साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज का जो पुत्र था वह राजेंद्र प्रथम था। राजराज का पुत्र राजेंद्र प्रथम इस नीतियों को जारी रखा, विजयी नीति को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना का भी निर्माण किया। इनके देखते हैं भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। ये बहुत ही भव्य भव्य मंदिरों का निर्माण करवाते थे और कांस्य मूर्ति कला यहाँ पे सबसे प्रसिद्धि प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पे कांस्य मूर्तियों का निर्माण बहुतायत किया जाता था जिसमें नटराज की जो मूर्ति है वह सबसे प्रसिद्ध है। नटराज की मूर्ति सबसे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से चमत्कारिक है। ठीक है, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे और यहाँ जो है कि शासकों के द्वारा दी गई भूमि पर यह निर्मित होते थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे। शासक क्या करते थे कि कुछ जमीन, कुछ भूखंड मंदिरों के नाम पर दान कर देते थे और उन भूखंड में जितने भी उगाही होती थी, ठीक है, जितने भी अन्न का उत्पादन किया जाता था उन अन्नों के माध्यम से इन लोगों के जीवन का निर्वाह होता था और मंदिर के खर्च चलते थे। यहाँ पर पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि निवास करते थे और उनके खर्च चलते थे। ये दोस्तों गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है। ठीक है, और यहाँ पर इसके छत जो है देखिए नीचे से यह काफी भव्य है और धीरे 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 यह पतला होता चला गया है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही बारीकपूर्ण कई मूर्तियों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर कई मूर्तियों का निर्माण किया गया और पत्थरों से सजाने का और अलंकृत करने का प्रयास किया गया है। मंदिर सिर्फ पूजन और आराधन के केंद्र नहीं थे बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। क्योंकि जहां पर भव्य मंदिर होगा वहां पे लोग दर्शन करने आते थे और दर्शन करने के अलावा वहां पे कई प्रकार के चढ़ावन वो करते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि संख्या होती थी, सामाजिकता जुड़ती थी और एक दूसरे के संस्कृति का संवाहन भी किया जाता था। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट जो था वह कांस्य प्रतिमा का निर्माण था, मैंने बताया आपको। और चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी लेकिन कुछ प्रतिमाएं जो है वह भक्तों की भी बनाई गई। अब यहाँ पर हम इनके कृषि और सिंचाई को देखेंगे। इसके पहले हम लोग इस मूर्ति को देख लें कि कितनी बारीक पूर्ण इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। उतने समय में आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व, 1900 1000 वर्ष पूर्व इस मूर्ति का निर्माण किया गया है और कितनी बारीकता से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है यह गौर करने की चीज है। ठीक है, अब हम इनके कृषि और सिंचाई को देखते हैं। तो दोस्तों चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। ठीक है, यहां पर क्या होता था, नदी के माध्यम से कावेरी नदी जो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। यहाँ पर हम कावेरी नदी को देख लेते हैं।
ठीक है, यह कावेरी नदी यहाँ पर है और यह कई भागों में बटी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह जो है कि कई भागों में बट रही है। तो कावेरी नदी के माध्यम से बार बार पानी उलीचती है और किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। ठीक है, कावेरी नदी के माध्यम से यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है और शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता मुहैया कराता है। ठीक है, हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं 6वीं सदी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जंगलों को साफ किया गया और जमीन को समतल बनाया गया, बाढ़ क्षेत्र को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेत तक लेके आने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। क्या किया गया? तो कृषि के लिए सबसे पहले जंगलों को साफ किया गया। जंगलों को साफ करने के बाद भूमि को समतल किया गया। भूमि को समतल करने के बाद साफ सफाई किया गया और यहाँ पर डेल्टा क्षेत्र को रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए डेल्टा क्षेत्रों में क्या किया गया? बड़े बड़े तटों का निर्माण किया गया और यहां तक पानी लेके आने के लिए नहरों का भी निर्माण किया गया। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर एक जलद्वार है। ठीक है, और इसके जरिए जो है कि इस पानी से खेत सींचे जाते थे। ये निर्माण जो है इसके द्वारा जो है कि पानी खींचे जाते थे खेतों में। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था, जिसके लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। यहां पर इलाकों में उस समय कुएं भी खोदे जाते थे। ठीक है, बारिश की पानी इकट्ठा करने के लिए कई जो है कि स्थानों को खुदाई की जाती थी ताकि वहां पर बारिश की पानी इकट्ठा हो। ठीक है, ये सारे काम जो है एक बृहद योजना की जरूरत होती है इसमें, और इसमें श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना तथा पानी का बंटवारा कैसे किए जाना यह देखना। ठीक है, यह ज्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई, इन कार्यों में, चूंकि ताकि जो है कि कृषि अच्छे से किए जा सके। ठीक है, अब आप लोगों ने कृषि और सिंचाई को समझ लिया। यहां पर हम इनके साम्राज्य का प्रशासन देखते हैं, कैसे कैसे इनके साम्राज्य और प्रशासन चल रहे हैं। तो किसानों की जो बस्तियां थी वो उर कहलाती थी। ये शब्दावलियों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये पूछा जाता है कि उर क्या कहलाता था। तो दोस्तों, जो किसानों की बस्तियां थी वो उर कहलाती थी। सिंचित खेती के साथ यह गांव जो है बहुत ही समृद्ध हो गई और इस तरह के जब गांवों के समूह जो होते थे उन्हें नाडू कहा जाता था। ठीक है, किसानों की बस्तियां क्या कही जाती थी? तो वह उर कही जाती थी। यह किसान की एक जो है छोटी छोटी बस्ती है, इसे उर कही जाती थी। और इन जब गांवों के समूह होते थे, ऐसे छोटे छोटे जो गांव होते थे, इनके समूह को क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। ठीक है, नहीं, इनके समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। इन गांवों के जो प्रमुख होते थे इनके कर वसूलते थे, और जो नाडू के प्रमुख होते थे वो क्या करते थे? यहाँ के कर इनसे वसूलते थे। वेल्लाल क्या थे? तो वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के काम में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। दोस्तों, वेल्लाल जो है वह किसान को कहा जाता था। वेल्लाल किसे कहा जाता था? किसान। देखिए, बड़े बड़े परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं, तो ये इन शब्दावलियों पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, याद रखिएगा इनको। ठीक है, तो कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंदवेलन
वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। फिर अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ठीक है, चोल साम्राज्य जो था वहां पर किसानों के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन मिलता है और उनके करों के बारे में भी वर्णन मिलता है। तो ये देखते हैं भूमि के प्रकार। चोल काल में जो भूमि के प्रकार थे वो कैसे थे? तो दोस्तों सबसे पहला प्रकार है बेलन वगाई। वेलन वगाई यह क्या था? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि होती थी वह बेलन वगाई कहा जाता था। फिर ब्रह्मदेय क्या था? तो जो ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी भूमि उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। साला भोग क्या था? किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उन्हें साला भोग कहा जाता था। देवदान तो तिरुन मटुक्कनी, देवदान या तिरु मटुक्कनी क्या था? तो मंदिरों को उपहार में जो भूमि दी जाती थी उन्हें तिरुन मटुक्कनी कहा जाता था। फिर पल्लित चंदम, जैन संस्थानों को जो दान में भूमि दी जाती थी उन्हें पल्लित चंदम कहा जाता था। अब हम देखते हैं कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। ठीक है, ब्राह्मणों को जो समय समय पर भूमि अनुदान दिया जा रहा था इससे क्या हुआ? कई ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी और ये सभाएं बहुत ही कुशलता पूर्वक कार्य करती थी। इनके निर्णय जो है शिलालेखों में प्रायः मंदिर की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है। देखिए यहां पे पूछा जाता है कि उत्तर मेरूर शिलालेख जो है किस अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। उनके ग्राम प्रधान का, ग्रामों का वर्णन और करों का वर्णन विभिन्न प्रकार के किस में मिलता है? तो दोस्तों चिंगलपुट जिले में उत्तर मेरूर में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें ब्राह्मण सभा के संगठन का भी उल्लेख मिलता है। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी और इनके योग्यता को देखे जाते थे। ठीक है, यह कैसे रखे जाते थे? तो एक तालपत्र के छोटे टिकटों पर इनके नाम लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे अबोध बालक को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। क्या किया जाता था? तो कोई एक पात्र में, ठीक है, छोटे छोटे कागज, छोटे छोटे जो है कि तालपत्र रखे जाते थे और उनमें लोगों के नाम लिख दिए जाते थे और किसी एक अबोध बालक को इनको उठाने के लिए कहा जाता था। ठीक है, और इस अबोध बालक के द्वारा चिट्ठियां निकाली जाती थी विभिन्न दलों के लिए, विभिन्न समितियों के लिए, और जिनका नाम निकलता था वही इस समिति के हेड बनते थे। ठीक है, अभिलेख और लिखित सामग्री क्या होती है? तो देखिए उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को एक ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। ठीक है, ये उनकी जो है कि योग्यता को बता रहा है कि उनके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए सभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में
किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। फिर जिसने अपने या संबंधियों के खाते में जमा नहीं कराया है वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये तमाम जो है कि उनकी योग्यता होनी चाहिए, तभी वो किसी सभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? तो यह आपके सोच के ऊपर समझता है। ठीक है, यह आपके सोच से क्लियर होता है। अब हम देखते हैं कि अडनूर की 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिय पुराणम से एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, जिनको हम समझते हैं। इन्होंने क्या लिखा है? अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया, एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और बेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। पुलाया कौन सा समूह था? तो एक ऐसा समूह था जिन्हें ब्राह्मण और बेल्लाल, जो किसान होते थे, प्रतिष्ठित किसान, वो इन्हें समाज से बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। ठीक है। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे। दोस्तों, यह पेरिय पुराण में एक कहानी दिया गया है जिसमें बहुत ही मार्मिकतापूर्ण और बहुत ही मतलब मार्मिकता मर्म से भरा हुआ एक कहानी लिखा है, जिसमें उस समय के जो साधारण से साधारण इंसान थे उनके बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। तो इससे हम जान सकते हैं कि वहाँ के सामान्य लोगों का भी वर्णन यहाँ पर मिलता है। अब इसमें उदाहरण पुलाया जैसे समूह का भी वर्णन मिल रहा है जिनकी इतनी बुरी हालात है। ठीक है, इन्हें समाज से बाहर माना जाता था। यहाँ पर देखिए तांग वंश के युग का चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इनकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था और इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रहा। ठीक है। अब यह समझना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में, यह काफी बड़ा वीडियो रहा और इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने तमाम 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच राजवंशों के बारे में जाना, उनके बदलावों को जाना और इसमें विशेष रूप से चोल वंश के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना। ठीक है। अब यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, पढ़ाने की शैली आपको अच्छी लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। यदि कुछ आपको लगता है कि कमेंट करने चाहिए तो अवश्य कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।